हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और आज हम लोग इसमें श्री अरबिंदो या इन्हें अरविंद घोष के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत समय से पेंडिंग था, क्योंकि जब हम लोग पीजीटी सीरीज़ अपना प्रारंभ किए थे तो उसमें मैं 1 बाय 1 करके और एक एक थिंकर को और जो उसके साथ ही और भी जो टॉपिक्स थे उनको कवर कर रहे थे हम लोग। लेकिन बीच में बहुत सारे चूँकि एग्ज़ाम्स आ गए, जैसे कि आरपीएससी का आया, नेट का एग्ज़ाम आया, तो इसमें बहुत सारे आप लोगों में से हमारे साथी जो थे उन्होंने डिमांडिंग लेक्चर की रिक्वेस्ट की थी कि मैम इन पे बना दीजिए, या बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिन पे बनाया गया। तो एक ये बहुत लंबा गैप हो गया यूपी पीजीटी के सिलेबस से, लेकिन अभी हम लोग फिर से वहाँ से जो थिंकर्स बाकी थे, जिसमें अगला हम लोगों के श्री अरबिंदो बाकी थे, इसके बाद भी एक दो थिंकर्स और हैं जो कि जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशली आज जो है वो यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है उसी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। श्री अरबिंदो को आखिर में हम लोग समाजशास्त्र में क्यों पढ़ते हैं, इन्होंने ऐसा क्या योगदान दिया है, या इनकी अपनी विचारधारा क्या रही है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो इनके बारे में ये कहें कि एक आध्यात्मिक टाइप के व्यक्ति थे या पर्सनालिटी थे, और इन्होंने भारतीय समाज को रेफरेंस में यदि देखें तो काफ़ी कुछ योगदान दिया है कि आखिर में समाज को कैसा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आप लोग श्री अरबिंदो या फिर अरविंद घोष की इमेज देख रहे हैं। अरविंद घोष या श्री अरविंद या फिर इन्हें श्री अरबिंदो भी कहते हैं, एक ही व्यक्ति के ये सारे नाम हैं। इनका जन्म 1872 और मृत्यु 1950 में हुआ था। ये एक योगी एवं दार्शनिक थे। वे 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे थे। इनके पिता एक डॉक्टर थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में वह एक योगी बन गए और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद ग्रंथों, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है। तो दर्शन शास्त्र की यदि बात करें, फिलॉसफी की, तो इनका प्रभाव काफ़ी कुछ पूरे विश्व में देखा जाता है, और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की यदि बात करें तो अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे। अतएव मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इनके फादर ने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ही आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, जो कि आज के हमारे आईएएस के इक्विवेलेंट है। तो इन्होंने उत्तीर्ण तो कर ली थी, लेकिन इसका लास्ट जो राउंड होता है एक घुड़सवारी का भी होता है, और जो कि इन्होंने मना कर दिया उसको करने से, और फिर वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। और ये इनका रुझान जो है, अर्थात अरविंद घोष का रुझान देशभक्ति की तरफ या राष्ट्र प्रेम की तरफ मुड़ गया या हो गया। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक एवं इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की थी। और यदि भारतीय रेफरेंस में हम देखें तो इनको बंगाली आती थी, चूँकि ये खुद कोलकाता से थे तो इनको बंगाली भी आती थी, हिंदी आती थी, गुजराती आती थी, कई सारी भाषाएं जो हैं इनको आती थी। भारतीय भाषाओं के रेफरेंस में यदि बात करें तो 1896 से 1905 तक उन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापक और उपाचार्य रहने तक रियासत की सेना में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया था। हजारों युवकों को उन्होंने क्रांति की दीक्षा दी थी। तो यहाँ पे इस जो सेंटेंस है उसको मेंशन करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि यदि कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए कि
श्री अरबिंदो जो हैं वो कौन सी रियासत से जुड़े थे या किस रियासत में वो राजस्व अधिकारी थे, तो ये बड़ौदा रियासत की बात की जाती है। वे निजी रुपए पैसे का हिसाब नहीं रखते थे, परंतु राजस्व विभाग में कार्य करते समय उन्होंने जो विश्व की प्रथम आर्थिक विकास योजना बनाई उसका कार्यान्वयन करके बड़ौदा राज्य देशी रियासतों में अन्यतम बन गया। महाराजा मुंबई की वार्षिक औद्योगिक प्रदर्शनी के उद्घाटन हेतु आमंत्रित किए जाने लगे थे। ओके, लॉर्ड कर्जन के बंग भंग की योजना रखने पर सारा देश तिलमिला उठा था, जो हमें अगर 1905 के आसपास की घटना दिखती है। बंगाल में इसके विरोध के लिए जब उग्र आंदोलन हुआ तो अरविंद घोष ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओके, उन्होंने किशोरगंज, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश में है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय से भी अलग होकर पत्रिका एक थी वंदे मातरम, तो इस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये भी कभी जीके में पूछ दिया जाता है, जीके तो जीके में पूछा ही जाता है, सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में भी पूछ दिया जाता है कि वंदे मातरम जो पत्रिका है वो किससे संबंधित है। ब्रिटिश सरकार इनके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से अत्यधिक आतंकित थी, अतः 2 मई 1908 को 40 युवकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और हिस्ट्री में इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस से नाम श्री अरबिंदो का भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि उनको भी गिरफ्तार किया गया था। वो अलग बात है कि बाद में उनको रिहा कर दिया गया था, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। अलीपुर जेल में ही उन्हें हिंदू धर्म एवं हिंदू राष्ट्र विषयक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी। घोष के पक्ष में प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने मुकदमे की पैरवी की थी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। 30 मई 1909 को उत्तरपाड़ा में एक संवर्धन सभा में की गई, वहां अरविंद का एक प्रभावशाली व्याख्यान हुआ जो इतिहास में उत्तरपाड़ा अभिभाषण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उत्तरपाड़ा अभिभाषण जो है ये भी श्री अरबिंदो से जुड़ा हुआ है। अब इनका ये भाषण क्या था इसको हम लोग देख लेते हैं। ये विकिपीडिया में सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड दिया है, मैंने उसको मेंशन किया है यहाँ पे। उन्होंने अपने इस अभिभाषण में धर्म एवं राष्ट्र विषय कारावास अनुभूति का विशद विवेचन करते हुए कहा था। ये इनके वर्डिंग हैं, इसको हम लोग देखेंगे। जब मुझे आप लोगों के द्वारा आपकी सभा में कुछ कहने के लिए कहा गया तो मैं है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, आज एक विषय हिंदू धर्म पर कहूँगा। मुझे पता नहीं कि मैं अपना आशय पूर्ण कर पाऊँगा या नहीं। जब मैं यहाँ बैठा था तो मेरे मन में आया कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, एक शब्द पूरे भारत से कहना चाहिए। यही शब्द मुझसे सबसे पहले जेल में कहा गया और अब यह आपको कहने के लिए मैं जेल से बाहर आया हूँ। 1 साल हो गया है मुझे यहाँ आए हुए। पिछली बार आया था तो यहाँ राष्ट्रीयता के बड़े बड़े प्रवर्तक मेरे साथ बैठे थे। यह तो वह सब था जो एकांत से बाहर आया, जिसे ईश्वर ने भेजा था ताकि जेल के एकांत में वह ईश्वर के शब्दों को सुन सके। ये अपनी बात करते हैं। यह तो वह ईश्वर ही था जिसके कारण आप यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं। अब वह बहुत दूर है, हजारों मील दूर। तो ये कथन जो है, ये जो उत्तरपाड़ा का जो भाषण था उसमें इन्होंने कहा था। ओके, श्री अरबिंदो जो है वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित रहे हैं। 1906 में अरविंद घोष जो हैं वो वंदे मातरम पत्रिका के सह संपादक रहे तथा बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के समय वह राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। 1910 में राष्ट्रीय आंदोलन से उन्होंने स्वयं को पृथक कर लिया और अलौकिक शक्ति की खोज एवं आध्यात्मिक चिंतन के लिए 1910 में ही पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना किए।
जहाँ इन्होंने अपने जीवन के शेष 40 वर्ष एकांत में आध्यात्मिक साधना और दार्शनिक चिंतन में लगाया। इन्होंने 5 दिसंबर 1950 को अपना शरीर त्याग दिया। अरविंद घोष द्वारा अपने जीवन के 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो इन्होंने अपने जीवन के 3 लक्ष्य क्या बताए हैं? पहला तो है आत्मसमर्पण, दूसरा है परमात्मानुभूति अर्थात परमात्मा की अनुभूति, और तीसरा इन्होंने कहा है कि भारत माता के रूप में राष्ट्र की सेवा। अरविंद घोष के दार्शनिक विचार हम लोग से यहाँ पे देख लेते हैं। अरविंद घोष का दर्शन एशिया और यूरोप के समन्वय पर आधारित है। तो जो इनका दार्शनिक विचार है ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक तो इसमें एशिया का आता है दर्शन और दूसरा जो है वो यूरोप का दर्शन आता है। दोनों का समन्वय हमें दिखाई देगा। और इनका कहना है कि भारत में संन्यासवादी आध्यात्मिकवाद है और यूरोप में लौकिकवादी भौतिकवाद है। तो ये हम सभी को पता है कि जो भारतीय समाज है उसमें हम आध्यात्मिकता को या फिर एक ये कहें कि मोक्ष को ज़्यादा हम लोग प्रधानता देते हैं। वहीं पे अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे लौकिकता को या फिर भौतिकवादिता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो 2 हमें दिख रहे हैं परंपराएं, एक संन्यासवादी आध्यात्मिकवाद जो भारत में दिख रहा है और दूसरा लौकिकवाद भौतिकवाद जो दिख रहा है, लौकिकवादी भौतिकवाद ये यूरोप में दिख रहा है। ये दोनों अपने रास्ते से अलग हैं। अगर हम इसको बीच में एक लाइन खींचें तो ये हमारा इधर जाता है और संन्यासवादी जो आध्यात्मिकवाद है वो दूसरे साइड में जाता है। दोनों के रास्ते अपने अलग हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें इन दोनों विचारों के समन्वय की आवश्यकता है और इसीलिए अरविंद घोष का जो दर्शन है वो एशिया और यूरोप के समन्वय पर आधारित है, अर्थात इसको ये एक साथ समाहित करने की बात करते हैं। रोमारोला ने इन्हें भारतीय दार्शनिकी का सम्राट और एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहा है। तो ये एक विचारक हैं, इन्होंने इनको कहा है कि ये भारतीय दार्शनिकी के सम्राट हैं और एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय ये करते हैं। ओके, अरविंद घोष के इतिहास एवं संस्कृति संबंधी विचार देख लेते हैं। तो अरविंद घोष इतिहास एवं संस्कृति की आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं। इनके अनुसार ऐतिहासिक घटनाक्रम के पीछे आध्यात्मिक नियतिवाद काम करता है। एक यहाँ पे बात आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा कि अरविंद घोष का चाहे वो दार्शनिक विचार हो, चाहे आध्यात्मिक विचार हो, चाहे इतिहास या संस्कृति से संबंधित विचार हो या राष्ट्रवाद से संबंधित विचार हो, सभी में इन्होंने आध्यात्मिकता को जरूर रखा है। उनका की पॉइंट ही ये आध्यात्मिकता है। तो इसको आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। इनके अनुसार माँ काली निर्णायक शक्ति हैं और जो भी परिवर्तन होता है वह इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इनके अनुसार काली जो है वो ज्ञान एवं शक्ति दोनों का स्वरूप है और इन्हीं दोनों तत्वों से अर्थात ज्ञान एवं शक्ति से इतिहास में परिवर्तन होता रहा है और आगे भी होता रहा है। भाई, जब ज्ञान और पावर हमारे पास रहेगा तभी तो समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये ज्ञान की ही देन है कि जो कि आज हम आदिम समाज से आज के समाज में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी इतिहास में परिवर्तन होता है उसमें ज्ञान और शक्ति की अहम भूमिका है। ओके, अरविंद घोष मानव संस्कृति एवं सभ्यता को चक्रीय रूप में देखते हैं। ये आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है कि इन्होंने जो मानव संस्कृति एवं सभ्यता है इसको एक चक्रीय रूप में ये देखते हैं कि यहाँ से प्रारंभ होगा और फिर यहीं पहुँच जाएगा, अगेन ये यहीं से प्रारंभ होके और फिर ये यहीं पहुँच जाएगा। तो जिसे ये मानव चक्र कहते हैं, ह्यूमन साइकिल कहते हैं। इनका यह विचार जो है वो जो जर्मन दार्शनिक कार्ल लामप्रेंट के विचार से प्रभावित है, जिसमें इन्होंने मानव विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो इन्होंने मानव विकास की 4 अवस्थाओं की बात की है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला इन्होंने कहा प्रतीकात्मक स्तर होता है, अर्थात सिंबॉलिक स्टेज होता है। तो ये जो है वैदिक कालीन समाज है और जिसमें धर्म जो है वो
प्रमुख था। तो प्रतीकों से, चूंकि हम धर्म को कैसे समझते हैं, प्रतीकों से ही समझते हैं कि अगर हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, तो उनके जो सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, हम उन्हीं से देख के समझते हैं कि हाँ ये कौन सा धर्म है। तो इससे आप लोग याद करिएगा कि प्रतीकात्मक स्तर में धर्म जो था वो प्रमुख था और ये वैदिक कालीन समाज रहा है। इन्होंने दूसरा जो प्रकार बताया है, इन्होंने कहा है प्रकारात्मक स्तर, ये दूसरी अवस्था रही है, टाइपोलॉजिकल स्टेज। तो इस स्तर के समाज में श्रम विभाजन का जन्म हुआ। तो इन्होंने कहा कि टाइपिफिकेशन कर दिया गया, अलग अलग टाइप में बांट दिया गया अलग अलग लेवल्स को। तो इसी के कारण इसमें श्रम विभाजन का जन्म होता है और वर्ण व्यवस्था जो है वो अस्तित्व में आती है। जो हमें 4 वर्ण दिखते हैं समाज में, वो वर्ण व्यवस्था ये मानते हैं कि जो टाइपोलॉजिकल स्टेज था उसी में आता है। अरविंद घोष का ये भी कहना है कि समाज में नैतिक गुणों का विकास भी इसी स्तर में हुआ था। तीसरा इन्होंने जो अवस्था का बताया है वो है परंपराबद्ध स्तर या फिर ट्रेडिशनलिस्टिक स्टेज। इस स्तर में मानव जीवन पूर्णतः व्यवस्थित हो गया था और जो जाति प्रथा है वो मानते हैं कि इसी स्तर की देन है। तो ये ही सब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में जो कि कंफ्यूज कर देते हैं। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि अरविंदो या श्री अरविंदो या अरविंद घोष के अनुसार जाति प्रथा जो है वो मानव विकास की किस अवस्था में आई थी, तो ये आप लोगों का प्रश्न यहाँ से बन के आता है और उत्तर रहेगा परंपराबद्ध स्तर अर्थात ट्रेडिशनलिस्टिक स्टेज। ओके, नेक्स्ट इन्होंने व्यक्तिवादी स्तर कहा है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखना भूल गई हूँ मैं, तो ये होगा इंडिविजुअलिस्टिक स्टेज कह सकते हैं। तो इंडिविजुअलिस्टिक स्टेज, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवादी स्तर यह वर्तमान स्तर है, ये आज के स्तर को बोलते हैं जिसमें व्यक्तिवाद का महत्व जो है वो बढ़ गया है। परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं और इसे विज्ञान द्वारा चुनौती दी जा रही है, क्योंकि जब भी परंपराओं की बात आती है तो आज हम कहते हैं कि ये लॉजिकली किधर फिट हो रहा है। भाई अगर हम समाज में कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए तो कहाँ से हम इसे लॉजिकली किधर देख रहे हैं, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो निष्कर्षतः अरविंद घोष का मानना है कि समाज में जो भी परिवर्तन होता है वह चक्रीय होता है, जिसमें इतिहास अपने को ही दोहराता है और इसे ही मानव चक्र अर्थात ह्यूमन साइकिल कहते हैं। राष्ट्रवाद के संबंध में अरविंद घोष के क्या विचार रहे हैं ये देखते हैं। तो अरविंद घोष द्वारा राष्ट्र की व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टि से की गई है। इन्होंने राष्ट्रवाद को धर्म के रूप में देखा, अर्थात जो राष्ट्रवाद की भावना है या जो हम कहें कि देशभक्ति की भावना है उसको हमने एक धर्म से जोड़ के देखना है, ये ऐसा श्री अरविंदो कहते हैं। घोष के अनुसार राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये इनका कथन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र जो है वो कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह लोगों का सिर्फ एकत्रीकरण नहीं है कि लोग हमें दिख रहे हैं, बल्कि यह माँ के रूप में पूजनीय है जो हजारों वर्षों से अपने संतानों का भरण पोषण करती आ रही है। अतः हम तभी राष्ट्रवादी कहलाने के अधिकारी हैं जब हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं और समय आने पर बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कथन जो है राष्ट्रवाद के संबंध में श्री अरविंदो के द्वारा दिया गया है। घोष के अनुसार राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्र की आत्मा को जगाना है और हमें तब तक विश्राम नहीं करना है जब तक राष्ट्र रूपी माँ को विदेशी चंगुल से मुक्त न करा लिया जाए। तो ये कुछ कोट हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। यह स्वतंत्रता आंदोलन को पवित्र यज्ञ की संज्ञा देते हैं। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन था जो इसको इन्होंने पवित्र यज्ञ के रूप में देखा है और इसी यज्ञ में सभी को अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहने की बात ये करते हैं। घोष का एक और कथन है कि मुझे भारत को स्वतंत्र कराने की शक्ति है और इसलिए मेरा जन्म हुआ है। मैं शस्त्र बल से नहीं बल्कि ब्रह्म बल से लड़ूंगा और भारत को विजय
दिलाऊंगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने देश को आज़ाद करने के लिए शस्त्र बल का प्रयोग किया जाए। इसका मतलब ये आप लोग बिल्कुल नहीं निकालिएगा कि ये अहिंसा के पुजारी थे, ये अहिंसा के समर्थक थे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। ये जो भगवत गीता है या कृष्ण के जो दिए हुए उपदेश हैं उसमें ये काफ़ी विश्वास रखते थे और ये ऐसा मानते थे कि समय आने पर हिंसा भी या शस्त्र बल का प्रयोग करना भी उचित है। तो इस तरीके से इनका ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा शस्त्र बल का ही प्रयोग करें, लेकिन ज़रूरत आने पे करना भी चाहिए। अरविंद घोष के द्वारा एक विश्व एवं विश्व राज्य की अवधारणा दी गई है। ये वन वर्ल्ड की बात करते हैं और वर्ल्ड स्टेट्स की बात करते हैं। घोष का कहना है कि विश्व राज्य स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन है जिसमें दासता एवं असमानता का कोई स्थान नहीं है। अर्थात जब वन वर्ल्ड की बात करेंगे तो सभी के लिए एक वर्ड है, एक विश्व है, तो सभी के लिए हर एक चीज़ के लिए समान अधिकार होना चाहिए, जिससे सभी राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करेंगे और एक नए सिरे से समाज में भाईचारे का जन्म होगा। अरविंद घोष द्वारा अतिमानव अर्थात सुपरमैन की अवधारणा भी दी गई है। इनकी यह अवधारणा जो है, एक एक फैक्ट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सुपरमैन या फिर अतिमानव की जो ये अवधारणा दिए हैं, ये जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे से प्रभावित है। अर्थात अतिमानव की अवधारणा मूलतः अगर देखा जाए तो किसकी है? नीत्शे की है। इसके अनुसार समाज की सभी समस्याओं का हल जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है वही अतिमानव है या सुपरमैन है। इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? तो समाज सुधारक, क्रांतिकारी, साधु संत, उपदेशक इत्यादि जो हैं वो अतिमानव की श्रेणी में आते हैं। अरविंद घोष पूंजीवाद के विरोधी थे और मानव के हित के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे। तो ये पूंजीवाद के विरोधी थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसका ये समर्थन करते थे, लेकिन इनके द्वारा राज्य प्रायोजित जो समाजवाद का विरोध इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा कि राज्य के द्वारा प्रायोजित हमें समाजवाद नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अनावश्यक राज्य जो है वो मजबूत होगा। जो चूँकि सत्ता जो होती है वो राज्य के हाथ में होती है, अधिकार राज्य के हाथ में होता है, तो राज्य जो है वो अपने मन से लोगों से काम करवा सकता है अपने तरीके से और अपनी वफादारी कराना शुरू कर देगा, जिससे मानव हित जो है वो प्रभावित होंगे। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के भी बारे में बात की है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध से इनका अर्थ यही है कि हमें प्रतिरोध करना है लेकिन निष्क्रिय रूप में। लेकिन वही बात मैं फिर से कह रही हूँ कि चूँकि ये भगवत गीता में काफ़ी बिलीव करते थे, कृष्ण के उपदेश में ये बिलीव करते थे, तो इन्होंने कहा था कि जैसे टिट फॉर टैट होता है, जैसे को तैसा, तो हम प्रतिरोध तो करेंगे निष्क्रिय रूप से, लेकिन अगर ऐसी कोई ज़रूरत आ जाती है कि हमें एक सक्रिय रूप से या ये कहें कि हमें शस्त्र बल का भी प्रयोग करना पड़े तो वो उचित होगा। अरविंद घोष द्वारा 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहली इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात की थी और इसमें विदेशी नियंत्रण से ये मुक्ति की बात करते हैं। दूसरी इन्होंने आंतरिक स्वतंत्रता की बात की है और इसमें किसी व्यक्ति या वर्ग की निरंकुशता से मुक्ति की बात ये करते हैं। और तीसरा इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की है कि जो कि हमारी खुद की अपनी पर्सनल हमारी फ्रीडम होनी चाहिए, और घोष इसी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। डॉक्टर स्पलबर्ग ने इन्हें आधुनिक भारत का पैगंबर कहा है, तो दिलीप कुमार राय ने इन्हें भारत का महानतम जीवित योगी कहा है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे मीरा अल्फासा द मदर। आप लोग अगर श्री अरबिंदो के बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इनकी एक बुक आई थी द मदर। तो द मदर आखिर में है कौन,
ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। हिंदी में मुझे इनके बारे में कहीं कंटेंट नहीं मिला, तो इसलिए मैं इंग्लिश का ही यहाँ पे मेंशन की हूँ, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो इनका जो नाम है वो है मीरा अल्फसा, द मदर के नाम से इन्हें जानते हैं, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द आश्रम। तो इसके बारे में देख लेते हैं। श्री अरबिंदोज क्लोज स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर मीरा अल्फसा, जो कि अल्फसा के नाम से बचपन में इनका नाम जो था वो अल्फसा था, केम टू बी नोन एज द मदर, ये द मदर के नाम से जानी जाती थी। सी वॉज अ फ्रेंच नेशनल, ये फ्रांस से संबंधित थी। बॉर्न इन पेरिस ऑन 21st February 1878। इन हर 28th सी स्टडीज ऑकल्टिज्म विथ मैक्स थियॉन। तो ये तो कुछ इनकी स्टडी के बारे में दिया है। along with her husband, ये बात हो रही है द मदर की, along with her husband Paul Richard, she went to Pondicherry on 29th March 1914। तो 29 मार्च 1914 को ये अपने हस्बैंड पॉल रिचर्ड के साथ पौंडीचेरी जाती हैं एंड फाइनली सेटल देयर इन 1920। 1920 में ये फाइनली वहाँ पे सेटल हो जाती हैं। श्री अरबिंदो कंसिडर्ड हर हिज स्पिरिचुअल इक्वल एंड कोलैबोरेटर। तो इन्होंने उनको अपना आध्यात्मिक एक सहसंबंधी के रूप में उनको माना था। आफ्टर 24th November 1926, when Sri Aurobindo retired into seclusion, he left it to her to plan, build and run the ashram, the community of disciples which has गैदर्ड अराउंड देम। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये रिटायर्ड हो गए, वहाँ से अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं कि अब आश्रम को आप संभालिएगा, तो सारा जो काम काज है ये सब उनको थमा देते हैं। और जो कि उनके जो डिसिपल्स थे, या ये बोलें कि अनुयायी जो थे, उनके साथ उन्होंने ये बात की कि अब आगे का जो है आश्रम को देख रेख करने का काम आपका है। समटाइम्स लेटर व्हेन फैमिलीज विथ चिल्ड्रंस joined the ashram, she established and supervised the Sri Aurobindo's International Center of Education with its experiments in the field of education। तो इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने एक सेंटर चलाया। बाद में जब इनके बच्चे भी हैं उसको ज्वाइन कर लिए और ये वहीं पे इस्टेब्लिश हो गई सही से। तो इन्होंने अपने सुपरविज़न में इन्होंने श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया। When he died in 1950, she continued their spiritual work, directed the ashram and guided their disciples। तो जो इनके अनुयायी थे उनको आगे परस्यू करने का, या ये कहें कि आगे की ओर और भी अनुयायी चूँकि जुड़ते गए, आगे इस जो आश्रम है उसको चलाने का जिम्मेदारी इन्होंने लिया था। तो ये था द मदर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीकली एडिशन आता था वंदे मातरम का, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है जिससे कि आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये एक जो है 1964 में एक डाक टिकट भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था श्री अरबिंदो के यादगार में। ओके, अब इनके हम लोग कुछ बुक्स देख लेते हैं। हालांकि बहुत सारी बुक्स हैं बट कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। तो जैसे कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ कलेक्टेड वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1972, जो कि 30 वॉल्यूम में थी। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका जो फर्स्ट एक एडिशन है कलेक्टेड वर्क्स का 1972 में ये 30 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी और उसका नाम था श्री अरबिंदो बर्थ सेंटेनरी लाइब्रेरी। इसमें जो ये 30 वॉल्यूम्स है वो पब्लिश होता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि एक और यहाँ पे दिया गया है कि अ न्यू एडिशन ऑफ कलेक्टेड वर्क्स वाज स्टार्टेड इन 1995। करेंटली 36 आउट ऑफ 37 वॉल्यूम हैव बीन पब्लिश। तो अभी जो विकिपीडिया के पास सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग ये पता है कि 37 में से 36 जो है वो पब्लिश
हो चुके हैं कंप्लीट वर्क्स ऑफ अरविंदो के नाम से, CWSA, तो इस नाम से ये पब्लिश है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ बुक्स देख लेते हैं। तो ये है अर्ली कल्चरल राइटिंग, कलेक्टेड पोएम्स, कलेक्टेड प्लेस एंड स्टोरीज, कर्म योगिन, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, रिकॉर्ड्स ऑफ योगा, वैदिक एंड फिलोसॉफिकल स्टडीज़, द सीक्रेट्स ऑफ वेदास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी, हाइम्स टू द मिस्टिक फायर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और कुछ बुक देख लेते हैं। ईसा उपनिषद, केना एंड अदर उपनिषद्स, एसेस ऑन द गीता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है। द रेनेसेंस ऑफ इंडिया विथ अ डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। इन्होंने रेनेसा की बात की है, द रेनेसा ऑफ इंडिया विथ अ डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, द लाइफ ऑफ डिवाइन, ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। द सिंथेसिस ऑफ योगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द ह्यूमन साइकिल, ये हम लोग ऑलरेडी इनके कॉन्सेप्ट में ही पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को की टर्म मिल चुका है। द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वार एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। द फ्यूचर पोइट्री, ये इनकी बुक है। लेटर्स ऑन पोइट्री एंड आर्ट, लेटर्स ऑन योगा, द मदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इनकी। सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। लेटर्स ऑन हिमसेल्फ एंड द आश्रम, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स एंड अदर राइटिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, तो इन्होंने हिस्ट्री पे भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो आप लोगों को इन्हीं सब टॉपिक से या बुक से पता चलता है कि हाँ कोई पर्टिकुलर थिंकर जो है वो किस किस फील्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे एक बात और मैं डिस्कस कर दूं कि आप लोगों में से कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता होगा कि हम पढ़े तो होते हैं, जैसे एक थिंकर को हमने पढ़ा है, एक थ्योरी को हमने पढ़ा है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और हमें लगता है कि अरे इसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जब भी पढ़ते हैं, अब जैसे कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन कल्चर की बात की, तो क्या अरविंदो ने इंडियन कल्चर के बारे में बात की है? हाँ की है। वहीं पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हाँ इन्होंने देखा है, हिस्ट्री के नज़रिए से भी देखा है। तो ये सारे जो कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें समझना होता है कि किसी पर्सनालिटी को या किसी थ्योरी को, किसी फैक्ट्स को हम कैसे सारी जो उनके सराउंडिंग के फैक्ट्स हैं उनसे कोरिलेट करके समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछ दिया जाता है, अर्थात आपको जज करने के लिए पूछा जाता है कि क्या आपको इसके बारे में पता है या नहीं है। तो जैसे कि अगर हमने श्री अरविंदो के बारे में समझ लिया और क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछ दिया गया कि जो कि हमने कभी इसमें हमने पूरे जो आज का लेक्चर था उसमें हमने नहीं डायरेक्टली इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर कभी श्री अरविंदो से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि लग रहा है कि हाँ ये इनके कॉन्सेप्ट से मैच करता हुआ है, तो आप लोग उसको ईजिली समझ सकते हैं कि ये रियल में श्री अरविंदो की ही बात हो रही है या किसी और थिंकर की बात हो रही है। यहाँ पे अब हम लोग कुछ बुक्स के फ्रंट पेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जितने मैंने फ्रंट पेज कवर मैंने यहाँ पे मेंशन किया इसको तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ओके, तो एसेज इन फिलोसफी एंड योगा इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सावित्री, द सीक्रेट ऑफ द वेदास, कालिदास भी करके इन्होंने एक बुक लिखी है, श्री अरविंद की है। ओके, पावर विद इन भी श्री अरविंद की एक कलेक्शन है। ये जो है वो श्री अरविंदो एंड द मदर के साथ में है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि चूँकि इसमें द मदर्स जो हैं उनका भी है, द मदर से जुड़ के ये दोनों लोग साथ में लिखे थे, लेकिन बात जब अरविंदो की आएगी या श्री अरविंदो की आएगी तो पावर विद इन का नाम आता है। ओके, एसेस ऑन द गीता, तो ऑलरेडी मैं बोली कि गीता से ये काफ़ी प्रभावित रहे, कृष्ण की जो उपदेश रहे उससे काफ़ी प्रभावित रहे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। द लाइफ डिवाइन, ओके, लिविंग विद इन,
ये आप लोग भारतीय संस्कृति के आधार, तो ये जो बुक्स हैं ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। द आइडल ऑफ द कर्म योगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। द मदर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाय श्री अरबिंदो विथ द मदर्स कमेंट्स, तो ये इनकी जो द मदर के रूप में इन्होंने जिसको माना था, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने द मदर बुक लिखी है और उनके क्या कमेंट्स रहे हैं उन्हीं को इसमें मेंशन किया गया है। मानव चक्र अर्थात ह्यूमन साइकिल के बारे में श्री अरविंद ने बुक लिखी है। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर जो है वो श्री अरविंदो या फिर जिन्हें हम अरविंद घोष कहते हैं उन पे आधारित थी। आई होप कि आप लोगों को जो भी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है पीजीटी की, उसमें आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।